नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी आपकी मदद करते हैं। सबसे पहले सवाल पूछने का तरीका आप समझ लें। आप हमें हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी अपने सवाल हमें पोस्ट कर सकते हैं। तो आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। नवनीत दमानी हैं मोतीलाल ओसवाल से, और साथ ही भूपेश शर्मा है, टेक्निकल एक्सपर्ट है। आप दोनों ही मेहमानों का ET Now स्वदेश पर स्वागत है। चलिए सबसे पहले बात कच्चे तेल पर नजर डाल लेते हैं, जहां 4% तक की गिरावट दिख रही है। ब्रेंट अब $116 के भी नीचे आ गया है। MCX क्रूड भी करीब 3.5 पौने 4% के आसपास की गिरावट यहां पर भी है। नवनीत जी, क्या लग रहा है कच्चे तेल में शाम में और ज़्यादा गिरावट बढ़ेगी या यहाँ से रिकवरी की आप उम्मीद कर रहे हैं? लास्ट 2-3 दिनों में क्रूड ऑयल प्राइस में थोड़ा उठापटक का माहौल रहा है, और नीचे में जब भी 8200 का स्तर आया, वहां से एक शार्प पुल बैक आया जो कि 8600 8800 तक फिर से प्राइसेस को ले गया। देखने वाली बात ये रहेगी कि आज 8200 तोड़ता है कि नहीं तोड़ता है। मेरे हिसाब से बैकड्रॉप जो है उसके हिसाब से थोड़ा सा ऐसा माहौल है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। अभी फिलहाल करंट भाव के आसपास यानी 8280 के आसपास मेरे बाय करने का रिकमेंडेशन रहेगा। 8230 का आप स्टॉप लगाइए, 8400 के ऊपर के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ये एक प्योर टेक्निकल ट्रेड है। टेक्निकल ट्रेड है। आप यहाँ पे खरीदारी की सलाह नवनीत जी दे रहे हैं। इसमें स्टॉप लॉस का ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस इन्होंने सुझाया है 8230 का, 8230 रुपये का स्टॉप लॉस लगा ले 8400 के टारगेट के लिए। भूपेश जी, क्रूड पर आपका व्यू, आप सहमत है या आप कॉन्ट्रा व्यू जाएंगे? नमस्कार सर, मैं ट्रेंड के साथ जाना चाहूंगा। आज जैसा कि अपन देख पा रहे हैं कि 341 रुपए के करीब क्रूड बनता है अभी, और मैं इस फ्लो के साथ बहना चाहूंगा कि 8280 रुपए के नीचे क्रूड में बेचकर काम करना चाहिए। 8390 रुपए का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। नीचे में 8210 और 8144 रुपए के टारगेट आने वाले शाम तक के सेशन में देखने को मिलने चाहिए। यानी भूपेश जी की राय थोड़ी अलग है। ये ट्रेंड के साथ जाना चाहेंगे। इनको लगता है कि बेच कर ही आज जाना चाहिए 8280 पे, और जो टारगेट है नीचे की तरफ 8210 रुपये का है। चलिए अब बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की। यहाँ पर भी अब शुरुआती गिरावट और अब बढ़ती जा रही है। नवनीत जी, गोल्ड पर आपका व्यू आज के लिए? गोल्ड में हमने देखा है कि आज के सेशन में जापानीज येन जो है उसमें बहुत मेजर सेल ऑफ देखने को मिला है, और करीब करीब 3% के आसपास का हमको फॉल देखने मिला है, जिसका रिपरकशन मुझे लगता है सारे सेफ हेवन एसेट्स पे आएगा, और गोल्ड प्राइसेस भी आज सुबह से थोड़ा सा दबाव में मैं सेल करके चलना चाहूंगा 51,600 650 के आसपास। 51,850 का आप स्टॉप लगाइए, एंड 51,300 एंड 51,100 तक के टारगेट बहुत जल्दी देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए अब कुछ दर्शकों के सवाल भी ले लेते हैं। महेश है हैदराबाद से, गोल्ड का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। भूपेश जी, क्या सलाह देंगे गोल्ड पर इनको? गोल्ड में अभी करंट भाव के हिसाब से गोल्ड 51,872 का भाव चल रहा है। अभी अपने को गोल्ड में बिकवाली करके काम करना चाहिए। पुल बैक पर चाहे तो पुल बैक पर 52,000 के आसपास गोल्ड को बेचना चाहिए। 52,080 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। नीचे में 51,750 और 51,550 के टारगेट के हिसाब से। ओके, चलिए अगले कॉलर है क्रिश हैं दिल्ली से। कॉपर पर राय जानना चाह रहे हैं कि कॉपर में क्या करना चाहिए। क्या सलाह देंगे नवनीत जी कॉपर पर? एक दो दिनों से एक्सेप्ट फॉर निकल सारे बेस मेटल में थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है, और ऊपरी लेवल पे होल्ड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता हुआ नजर आ रहा है। विश्वमन जी, मुझे लगता है कि कॉपर में थोड़ा सा एक नेगेटिव बायस आ रहा है, और सेलिंग गहरा सकती है अगले एक दो दिनों में। 816 के आसपास मिले तो सेल करके चलना चाहिए। 820 का आप स्टॉप लगाइए, एंड 807 805 के टारगेट बहुत जल्द देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए अगले दर्शक है योगेश हैं जयपुर से। 51,550 51,550 रुपये पर गोल्ड को शॉर्ट कर रखा है। नवनीत जी, क्या सलाह देंगे इनको? क्या इनकी पोजीशन सही है, शॉर्ट की पोजीशन? मेरा बायस आज थोड़ा सा सेल की तरफ है गोल्ड में, और जैसे आज का प्राइस इंडिकेट भी कर रहा है कि थोड़ा सा दबाव का माहौल है। पर जब तक 51,800 850 कन्विंसिंगली नहीं निकल जाता है, आप मान के चलिए कि गोल्ड का प्राइसेस आज थोड़े से दबाव में, और 51,100 भी दिखा सकता है। तो अपनी पोजीशन को एक ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करिए और शॉर्ट साइड पे रहिए। तो ये भी हुए गोल्ड को लेकर। योगेश जी का एक और सवाल था, कॉपर और क्रूड पर राय जानना चाह रहे हैं। क्या सलाह देंगे कॉपर और क्रूड पर इंट्राडे के लिए भूपेश जी?
जी सर, कॉपर का बाजार आज मेरे को मंदा समझ आता है। अभी के हिसाब से कॉपर में बेचकर काम करना चाहिए। 815 रुपए का भाव चल रहा है। मुझे नहीं लगता जब तक कॉपर 818 रुपए के ऊपर ट्रेड करता है तब तक कॉपर का ट्रेंड नेगेटिव ही रहेगा। नीचे में कॉपर के भाव आने वाले सेशन में, शाम तक के सेशन में 809 रुपए से लेकर 803 रुपए तक मुझे समझ आते हैं। चलिए, अब नेचुरल गैस पर भी एक सवाल था इनका। इनके पास 2 लॉट है, 432 रुपए पर लॉन्ग कर रखा है। नवनीत जी क्या सलाह देंगे नेचुरल गैस पर इनको? नेचुरल गैस में एक दो दिनों से थोड़ा सा ऊपरी लेवल से दबाव आते हुए नजर आ रहा है और मुझे लगता है कि नेचुरल गैस के प्राइसेस जो है दबाव को अच्छी तरह से होल्ड कर रहे हैं और फिर भी तेजी कंटिन्यू करते नजर आ रहे हैं। मीडियम टर्म की अवधि से कहूंगा तो नेचुरल गैस में 30 से 40 रुपए की भी तेजी देखने मिल सकती है यहाँ से, क्योंकि टेक्निकल पैरामीटर्स पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। फंडामेंटल्स कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं है, बट टेक्निकल बैकड्रॉप ये कहता है कि यहाँ से तेजी हो सकती है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए और पोजीशन को एग्जिट कर लेना बेहतर रहेगा सिंस ये शॉर्ट साइड पे है। यानी ये व्यू है। चलिए, अगले दर्शक सोनाली हैं जोधपुर से। इनको 10 टन हल्दी खरीदना है, क्या करना चाहिए? क्या करंट लेवल पर खरीद ले? क्या सलाह देंगे भूपेश जी इनको? हल्दी के बाजारों में अभी जिस हिसाब से मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव है। 8878 का भाव है अभी हल्दी में। मुझे लगता है कि हल्दी में लेवाली की सलाह मेरे हिसाब से नहीं रहनी चाहिए जब तक हल्दी 9000 के भाव क्रॉस नहीं करती। और तो हल्दी नीचे में 8700 से लेके 8600 तक के भाव आने वाले दिनों में दिखा सकती है। ओके, तो इनको खरीदने के लिए भी इंतजार करना चाहिए? जी बिल्कुल, अभी मार्केट अभी रेंज बाउंड है। अभी नीचे में 8600 8700 के भाव का इंतजार करना चाहिए। जब भाव मिलते हैं तभी एंट्री करना चाहिए। 600 8700 के आसपास का भाव दिखे हल्दी में तब खरीदे नीचे की तरफ। अगले दर्शक है सुनील हैं दिल्ली से। गोल्ड का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। नवनीत जी क्या सलाह देंगे गोल्ड पर सुनील जी को? मैंने अभी 2 या 3 बार बता चुका हूँ गोल्ड का अपना व्यू, और मैं फिर से दोहराता हूँ कि गोल्ड में आज नेगेटिव बायस है और यहाँ पे सेल कर सकते हैं। थोड़ा उछाला है तो भी सेल कर सकते हैं। जब तक 51,850 नहीं निकल जाता है तब तक गोल्ड में बायस नेगेटिव है और 51,300 51,100 दोनों ही लेवल्स पॉसिबल है। अगले दर्शक हैं प्रशांत है बेंगलुरु से। नेचुरल गैस इन्होंने 416 रुपए पर शॉर्ट कर रखा है। भूपेश जी क्या सलाह देंगे? 416 का शॉर्ट है इनका। जी, नेचुरल गैस के चार्ट का स्ट्रक्चर अभी पॉजिटिव है। अभी देखें तो 423 रुपए 50 पैसे का भाव है। इनको अभी नेचुरल गैस के शॉर्ट से एग्जिट होना चाहिए या स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 425 का फॉलो करना चाहिए। मुझे नेचुरल गैस में आने वाले दिनों में लगभग 10 से 15 रुपए की तेजी और समझ आती है। ओके, 10 से 15 रुपए की तेजी और इनको दिख रही है, तो आप एग्जिट कर सकते हैं पोजीशन से। कहीं लॉस अगर ज़्यादा बढ़ गया तो इसके लिए स्टॉप लॉस क्या लगा ले भूपेश जी? 425 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए। 25 के स्टॉप लॉस के साथ आप इस पोजीशन में देख ले कि कैसे लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। चलिए, अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। राज दुबे हैं दिल्ली से। चांदी पर राय जानना चाह रहे थे। ये पिछले फ्राइडे को इन्होंने सवाल भेजा था। ये उस दिन उनका सवाल था कि 68,000 के नीचे चांदी आएगी क्या? आज हालांकि इंट्राडे में 68,000 तक पहुंची भी है। अब नवनीत जी क्या सलाह देंगे इनको? चांदी में क्या करेंगे? 68,000 के नीचे क्या चांदी खरीद ले? काफी दिनों के रेंज बाउंड ट्रेडिंग के बाद में चांदी और सोना दोनों में थोड़ा सा दबाव का माहौल देखने मिल रहा है। मेरे हिसाब से दबाव जो है थोड़ा सा और गहरा सकता है चांदी में, और 67,400 67,200 तक भी प्राइसेस को ले जा सकता है। तो कुछ छोटा मोटा पुल बैक आवे 68,200 68,400 के आसपास तो सेल कर सकते हैं। 68,800 आपका स्टॉप लॉस रहेगा और मैं लेवल्स आपको बता चुका हूँ। टारगेट फ्रंट पे 67,400 के नीचे के रहेंगे। ओके, तो ये व्यू चांदी पर आपके लिए है। चलिए, अगले दर्शक है मनीषा शर्मा है पलवल से। कॉपर इन्होंने 830 रुपए पर खरीद रखा है। अब जानना चाह रहे कि क्या करें इस पोजीशन में, क्या करना चाहिए भूपेश जी? कॉपर में 830 की खरीद है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने डिस्कस किया कि कॉपर का बाजार आज के हिसाब से भी नेगेटिव है। इनको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए कॉपर में 810 रुपए का, और नहीं तो पुल बैक का इंतजार करना चाहिए। 825 रुपए से लेकर 824 रुपए के बीच में कॉपर जहां कहीं भी मिलता है इनको एग्जिट करना चाहिए अपनी पोजीशन से। ओके, आपकी सलाह क्या होगी मनीषा जी के लिए? 830 पर इनकी बाइंग है, क्या करना चाहिए कॉपर में नवनीत जी?
वेल कॉपर का रुख जो है थोड़ा सा नरमी का है और मेरे हिसाब से जो मीडियम टर्म अवधि के लिए तेजी का जो ध्यान था कॉपर में वो एक बार के लिए स्टॉल ऑफ होता हुआ नजर जा रहा है और इवेंचुअली 785 795 के रेंज में भी कॉपर आपको देखने मिल सकता है। तो छोटा मोटा पुल बैक भी आए तो एग्जिट कर लेना वो बेहतर स्ट्रेटेजी रहेगा। फिलहाल सेलिंग का जो माहौल है वो थोड़ा सा और गहरा सकता अब बात कर लेते हैं कॉटन की, जहां लगातार रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। एमसीएक्स कॉटन का अप्रैल वायदा 43,000 के करीब पहुंच चुका है। 2.5-3% के आसपास की तेजी पूरे दिन दिख रही है। एमसीएक्स कॉटन पर जो करेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो भी 42,800 तक पहुंच गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राकेश राठी साहब हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, जिस तरह की तेज़ी दिख रही है कॉटन में, क्या लग रहा है ये जस्टिफाइबल है, फंडामेंटल के मुताबिक है, या एक यूफोरिया है जिससे इसमें तेजी आ रही है? क्या लग रहा है आपको? सर देखिए, हिंदुस्तान में कॉटन की शॉर्टेज है, उसकी वजह से बाजार तेज रहने चाहिए थे, परंतु इसके अंदर जो मोमेंटम बना है उसके अंदर मेन फैक्टर जो है, मेन सपोर्ट वो आइस का है। आइस देखिए पिछले दिनों में 120 वाला जो आइस है वो 140 सेंट हो गया है। तो 15 उसमें था। फंडामेंटल की तेजी नहीं है, उसमें मेनली जो ऑन कॉल सेल्स की फिक्सेशन नहीं हो रही है वो बड़ी क्वांटिटी के अंदर है। उस क्वांटिटी के चक्कर के अंदर शॉर्ट सेलिंग वाले जो है वो ट्रैप हो गए हैं और फंड्स जो है वो लॉन्ग पोजीशन वाले जो है उनको कटवा रहे हैं। तो अगर ये उसी हिसाब से है तो इसकी जो मेरे को फंडामेंटल कम लगती है, ये ज्यादा जो है उस फैक्टर से ड्रिवन तेजी है। सर राकेश राठी साहब, एक और खबर आ रही कि अभी तक के जो उत्पादन के अनुमान जो 340 लाख गांठ का आ रहा है, तो बाजार के कई जो इनसाइडर लोग हैं वो बता रहे हैं कि उत्पादन इससे काफ़ी कम रह सकता है। क्या आपको भी यही लग रहा है? नहीं सर, अगर 340 की क्रॉप तो कहीं है नहीं। अगर 340 की क्रॉप होती तो ये इतने बड़े भाव बढ़ते ही नहीं थे। बिल्कुल सर, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। सर, आपका अनुमान क्या है? आप भी मार्केट में काफी पुराने हैं, आपका सेंस क्या कह रहा है? सर ये कहीं 310, 15, 20 के करीब बैठना चाहिए, इससे ऊपर की क्रॉप नहीं है। एस्टिमेशन देखिए गलत हो सकता है, परंतु जो अराइवल है, जो पेंडिंग सेलेबल स्टॉक विद द फार्मर है, उन सब की असेसमेंट करें तो 310 से 320 से ऊपर की जो है वो क्रॉप लगती नहीं है सर। बाजार के कई एक्सपर्ट ऐसा भी बता रहे हैं कि 300 के भी नीचे हो सकता है। चलिए सर, एक और सवाल, ये भी खबर आ रही है कि किसान इस बार माल कम निकाल रहे हैं, ऐसा है क्या? क्या किसानों के पास इतना माल बचा होगा कि वो मार्केट को ड्राइव कर पाए? नहीं सर, इतना नहीं है। देखिए, मार्केट को ड्राइव तो कर रहा है आइस। किसान तो जब तेजी चलती है, किसान हो या उसकी जगह हम हो, तो वो देखता है ना जी पीक आउट कहाँ होता है, तब जाके बेचूंगा, तो वो रोक लेता है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में नहीं है। अगर बहुत बड़ी क्वांटिटी में हो तो इसका मतलब 340-45 की क्रॉप पेंडिंग है। बड़ी क्वांटिटी में नहीं है, इसकी वजह से ही एक रीजनेबल अमाउंट जो है वो किसान के पास पेंडिंग है। तो बढ़ती हुई तेजी को खुद भी परेशान है, भी आज बेचे या कल बेचे। वो कल 11,000 में बेच के जाता है, अगले दिन 11,500 में बेच हो जाता है। 11,500 बेच के जाता है, वो 12,000 हो जाता है। तो क्या सर राकेश राठी साहब उम्मीद करें कि इस बार जब नए सीजन में बुआई वगैरह बम्पर होगी, किसानों का रुझान बढ़ेगा कॉटन को लेकर? सर वेदर कंडीशन अगर ठीक रहेगी, बिजाई ऑल टाइम होगी। आप बिजाई को छोड़ दो, खेतों की बजाय लोगों को तो इतना नशा हो रहा है, वो किचन गार्डन में भी कॉटन का प्लांट लगा देंगे। ओके सर, अभी एक सवाल भी एक रमेश जी का है, वो जानना चाह रहे हैं क्या एमसीएक्स कॉटन 45,000 का भी हो सकता है क्या? सर देखो, ये मेरे को सर ये जो है ना, इसमें जो बड़ी तेजी है इसके अंदर देखिए, जो आइस फ्यूचर है उसकी एक्सपायरी डे जो है मई का, वो है 24 मई के करीब, 24 अप्रैल के करीब है। और उससे 10 दिन पहले, 12 दिन पहले जो है ऑप्शन एक्सपायरी होनी है। तो आज से लेके और 7, 8, 9 अप्रैल तक जो भाव बनने हैं फॉर द टाइम बिंग, वहां पर पीक आउट हो जाएगा। उसमें वो 45 बढ़ते हैं, 44 बढ़ते हैं, इसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि आइस किस प्रकार से बिहेव करेगा। 2 दिन में 10 सेंट बढ़ गए हैं, और 10 सेंट बढ़ जाए तो हो भी सकते हैं 45,000 होने में क्या दिक्कत लगेगी जी।
चलिए, शुक्रिया राठी साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और कॉटन मार्केट के पूरे फंडामेंटल्स पे चर्चा की और अपना अनुमान भी बताया। चलिए कुछ और दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। रमेश जी का ही सवाल वापस से भूपेश जी आपसे पूछना चाहेंगे, आपको लग रहा है MCX कॉटन 45,000 रुपये तक चला जाएगा? जी, कॉटन का चार्ट अभी काफी बुलिश है और स्ट्रक्चर इसका चार्ट का देखा जाए तो बहुत ज्यादा इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव समझ आता है मुझे। कहीं भी कॉटन का भाव नीचे में गिरावट आती है 42,000 41,800 के आसपास, तब अपने को कॉटन बाय करके ही काम करना चाहिए। ऊपर में आने वाले दिनों में कॉटन 10 से 15 दिन में 45,000 से 46,000 के भाव आसानी से देखने को मिलने चाहिए। ओके ओके, ये भी हुआ। एक सवाल कॉटन केक पर भी है, पवन है हिसार से। 8 अप्रैल तक कॉटन केक का क्या लक्ष्य हो सकता है? क्या लग रहा है आपको भूपेश जी कॉटन केक में? कॉटन केक भी है ना, एक कॉटन का ही एक साथ का बाजार है, तो है ना, इसके बाजारों में देखें तो 3320 के आसपास कॉटन केक का मार्केट को बाय करके चलना चाहिए। ऊपर में 3450 और 3530 रुपए के टारगेट आने वाले दिनों में इसमें भी देखने को मिलेंगे। ओके ओके, चलिए अगले दर्शक हैं, प्रेम है पंजाब से। ये जानना चाह रहे हैं कि डिजिटल गोल्ड कैसे खरीदें और क्या क्या विकल्प होंगे डिजिटल गोल्ड के। कुछ आप राय देना चाहेंगे नवनीत जी डिजिटल गोल्ड के बारे में? जी बिल्कुल, डिजिटल गोल्ड बाय करने के लिए 3-4 विकल्प है, जहाँ पे ETFs लिस्टेड है, NSE और BSE दोनों पर। आप वहाँ पे ETF बाय कर सकते हैं। अलग-अलग कंपनीज के ETF लिस्टेड है, HDFC, SBI, कोटक, निप्पॉन, गोल्ड 20 करके ये सब नाम से लिस्टेड है, तो आप उनमें से कोई पसंद कर सकते हैं। अदरवाइज आप डिजिटल गोल्ड बाय करना चाहते हैं तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक ऑप्शन है, जो कि सेकेंडरी मार्केट में आपको ट्रेड होता हुआ मिलता है, और पर उसमें एक लॉक इन का कैटेगरी है, जिसकी वजह से थोड़ा सा अट्रैक्टिव नहीं रहता है, बट डिजिटल फॉर्मेट में वो भी अवेलेबल है। और तीसरा विकल्प ये रहेगा डिजिटल फॉर्मेट में बाय करने के लिए कि आप 20 के साथ-साथ में आप ETFs में भी अप्लाई कर सकते हैं, और ETF में आपको आने वाले दिनों में यहाँ से अच्छा रुझान देखने मिल रहा है, और काफ़ी सारे लोग फिलहाल ETF प्रेफ़र कर रहे हैं, बिकॉज़ एंट्री एग्ज़िट का जो है और प्योरिटी है, होल्डिंग का जो मसला है वो काफ़ी हद तक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में नहीं होता है, तो आपका निवेश भी हो जाता है गोल्ड में, और साथ ही साथ ये जो छोटी-छोटी निटी-ग्रिटीज़ है उसका भी ध्यान एक फंड मैनेजर रख लेता है आपके लिए। ओके, तो ये व्यू है आपके लिए, प्रेम जी के लिए। नरेश कुमार का सवाल है कि चांदी अभी खरीदें या इंतजार करें, क्या करें? नवनीत जी, चांदी खरीदने का सही वक्त आपको लग रहा है? वेल, अगर ये 2-3 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल किया गया है, तो मुझे लगता है कि 1000 पॉइंट के आसपास का करेक्शन आपको मिल सकता है, और तब वो अट्रैक्टिव रहेगा बाय करने के लिए। मेरे हिसाब से 66,000 67,000 के बीच में जहाँ पे मिले बहुत अच्छा लेवल रहेगा चांदी बाय करने के लिए। बहुत शॉर्ट टर्म के निवेश के लिए अगर पूछ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आज के सेशन में थोड़ा-सा करेक्टिव मोड है चांदी का, और यहाँ से 600 से 800 रुपए की गिरावट दिखा सकता है। तो दोनों ही केस में चांदी सेल ऑन रैली है। मीडियम टर्म की अवधि में तेजी है, बट फिलहाल के लिए 700-800 रुपए करेक्शन के लिए बेच के काम किया जा सकता है। ओके, तो ये व्यू है इनके लिए चांदी को लेकर। चलिए अगले दर्शक है अनूप सिंह हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि कॉटन ऊपर की तरफ कहां तक जा सकता है। कॉटन पर आपका व्यू वापस से जानना चाह रहे हैं, ऊपर की तरफ क्या लेवल आप देख रहे हैं भूपेश जी यहाँ से? कॉटन का बाजार लगातार पिछले 3 सेशन में लगभग 12% के आसपास रहना बढ़ चुका है। कॉटन के बाजार में मुझे अभी बिल्कुल मंदी समझ नहीं आती है। कोई आज के दिन में मार्केट गैप अप के साथ ओपन हुआ है और सोमवार का दिन भी है। हो सकता है कि मंगलवार बुधवार तक ये मार्केट अपने जो गैप से ओपन हुआ है इसको है ना कंटिन्यू रखे, और आने वाले सेशन में अपने को कॉटन 42,600 और 44,400 45,700 इस तरीके के टारगेट आने वाले दिनों में देखने को मिले। चलिए अगली दर्शक है पूजा है रायपुर से। इनका सवाल है कि 53,000 क्या गोल्ड में आ सकता है? 51,500 रुपए की बाइंग है। नवनीत जी क्या लग रहा है, 53,000 की उम्मीद में ये इंतजार करें क्या? थोड़ा सा दबाव में है गोल्ड का मार्केट, और मुझे लगता है दबाव थोड़ा सा गहरा सकता है। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो चल रहा है उसको काफी हद तक मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया है, और रेट हाइक को लेके अब जो भी होगा उसके चलते बाजार में थोड़ा सा एक्शन देखने मिलेगा। तो मेरे हिसाब से लार्जली पॉजिटिव मूवमेंट तो काफी हद तक फैक्टर इन हो गया, और नेगेटिव मूवमेंट अब आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में आपको देखने मिलेगा।
तो सेल ऑन रैली रहेगा और फिलहाल 53,000 का व्यू नहीं है। ओके, चलिए अगले दर्शक है श्याम केजरीवाल है बिहार से। एल्यूमिनियम इन्होंने 289 पर शॉर्ट कर रखा है, जानना चाह रहे क्या करना चाहिए। नवनीत जी क्या सलाह देंगे? 289 पे शॉर्ट कर रखा है एल्यूमिनियम। मेरे हिसाब से होल्ड कर सकते हैं अपनी पोजीशन, और एल्यूमिनियम थोड़ा सा दबाव में आता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट 1-2 दिनों में ऊपर के लेवल पे होल्ड करता और नहीं आ रहा है। तो सेल ऑन रैली का स्ट्रेटेजी है पूरे मेटल कॉम्प्लेक्स में, और एल्यूमिनियम में भी दबाव देखने मिल सकता है। 287, 285 तक के स्तर आपको देखने मिल सकते हैं, और इन बेस्ट केस 282 भी देखने मिल सकता है। बहुत ज्यादा डिप की उम्मीद ना करें, छोटे-छोटे प्रॉफिट पे आपका ट्रेल स्टॉप लॉस मेंटेन करके आपकी पोजीशन इंटैक्ट। कि अगले दर्शक किशन है नासिक से, कोरिएंडर और जीरे पर अपनी राय जानना चाह रहे हैं। भूपेश जी क्या सलाह देंगे इनको, किशन को? जीरे का स्ट्रक्चर अभी देखा जाए तो जीरे का स्ट्रक्चर मुझे पॉजिटिव समझ आता है। ऊपर में जीरा आने वाले दिनों में 22,200 से 22,700 के भाव देखने को मिलेंगे। तो जीरे में लेकर व्यापार करना सही, लेकर व्यापार करने की रणनीति सही रहेगी। और कोरिएंडर की बात करें तो कोरिएंडर का चार्ट भी अभी एक रेंज बाउंड जोन में ट्रेड कर रहा है। 10,900 से लेके 10,700 की एक छोटे जोन में मार्केट ट्रेड कर रहा है। जब तक ये जोन क्रॉस नहीं होता तब तक है ना मार्केट में इंतजार करना चाहिए। जिस तरफ की भी ब्रेकआउट आता है उस तरफ का ट्रेड लेना चाहिए। ओके, तो ये भी हुए। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। राजेश माहेश्वरी हैं, गेहूं फ्यूचर्स का फ्यूचर्स जानना चाह रहे थे। भूपेश जी गेहूं व्हीट का फ्यूचर्स कैसा लग रहा है आपको, कि और तेजी यहाँ से दिख रही है क्या आपको गेहूं में? जी विश्वमान जी, रशिया और यूक्रेन के युद्ध के चलते व्हीट के फ्यूचर में काफी तेजी देखने को मिली है पिछले दिनों में, और अभी भी मुझे लगता है कि ये एक करेक्टिव मोड से निकल कर है ना आने वाले दिनों में अपने को व्हीट में तेजी देखने को मिलेगी। फ्यूचर अच्छा लगता है व्हीट का। ओके ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ और बेस मेटल्स में। बेस मेटल्स में जिंक और लेड को लेकर आपका व्यू क्या है नवनीत जी, जिंक और लेड पे? दोनों ही मेटल्स, जिंक पर्टिकुलरली थोड़ा सा दबाव में है, और लेड जो है वो थोड़ा सा आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। मेरे हिसाब से दोनों के बीच में एक स्प्रेड अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। करीब करीब $1,600 का गैप है दोनों कमोडिटीज के बीच में। तो बाय लेड सेल जिंक एक स्ट्रेटेजी बनती है। अगर आप स्प्रेड नहीं करना चाहते, सिर्फ इंडिविजुअल करना चाहते हैं, तो लेड को बाय करके रख सकते हैं। थोड़ी सी अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिली काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद, थोड़ा डायरेक्शनल ट्रेंड देखने मिल रहा है, तो उसको राइड करना ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, तो ये भी है लेड और जिंक को लेकर। आपका व्यू एल्युमिनियम को लेकर भूपेश जी? मुझे एल्युमिनियम का स्ट्रक्चर पिछले दिनों के जो रशिया यूक्रेन के युद्ध के चलते ये सारा मार्केट अपने तेजी के भावों को कैश कर चुका है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 281 रुपए से लेकर 276 रुपए तक के टारगेट आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे एल्युमिनियम। ओके, तो ये भी हुआ एल्युमिनियम को लेकर। शुक्रिया भूपेश जी आपका, नवनीत जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वदेश खबर। नमस्कार।